कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एनडीडीबी की ओर से झारखंड में रोजाना 2 लाख लीटर दूध बाजार में बेचने का लक्ष्य है। झारखंड के कुल 22 लाख ग्रामीण घर कृषि कार्य में सक्रिय। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा मेघदूत। अब समाचार विस्तार से। एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 5 साल में झारखंड में रोजाना 2 लाख लीटर दूध बाजार में बेचने का लक्ष्य रखा है। बोर्ड ने 15 जिलों के लिए योजना तैयार की है। राज्य में प्रतिदिन 6 लाख लीटर दूध की जरूरत है। अभी राज्य में सुधा डेयरी और स्थानीय पशुपालकों से ये जरूरत पूरी हो रही है। अभी एनडीडीबी की ओर से राज्य के 3 प्लांटों पर काम शुरू किया गया है, जिसमें रांची, कोडरमा और देवघर शामिल हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग की 2012-2013 फसल वर्ष रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 9 करोड़ 2 लाख ग्रामीण घर कृषि कार्य में सक्रिय हैं। वर्ष 2012-2013 के सकल घरेलू उत्पाद में इनके कृषि कार्य का 15% योगदान रहा है। झारखंड में कुल 22,34,000 ग्रामीण घर कृषि कार्य में सक्रिय हैं और ये अपने मासिक आय का 56% कृषि कार्य से अर्जित करते हैं। जो ग्रामीण पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो अपने मवेशियों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर बढ़वार के लिए उन्हें आहार में पौष्टिक और संतुलित दाना मिश्रण दें। प्रतिदिन 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को आहार जरूर दें। किसान भाई, आप पशुओं का आहार पर प्रबंधन जाने के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप एक तालिका बना लें जिसमें मकई का दाना 35%, बादाम की खली और सरसों खली 35%, 26% गेहूं का दर्रा, 2.5% मिनरल मिक्सर, साधारण नमक 1.5% और विटामिन A-D3 100 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप इसमें इसको बना लें। और ये आपका संतुलित आहार का जो सारणी है ये तैयार हो जाएगा, और जिससे आप पशुपालक अपने पौधों, अपने जानवरों को ये जो संतुलित आहार है कम से कम 3 भाग में अवश्य खिलाएं। सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 भाग में बांट के संतुलित आहार को अवश्य दें। किसान भाई, अगर आप लतेदार सब्जी फसल कद्दू की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बेहतर उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेदों का चयन करें। ये प्रभेद कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। झारखंड के परिवेश में जो स्थानीय लेवल पर जो किस्म उपलब्ध है वो लगा सकते हैं किसान भाई। नहीं तो उनके लिए सब अच्छी जो वैरायटी है कद्दू की, वह पूसा मेघदूत है, पूसा मंजरी है, पूसा नवीन है। ये सब कद्दू की बहुत ही अच्छी किस्में हैं जिसको किसान भाई लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते। जो किसान अपने खेत की पहली गहरी जुताई करना चाहते हैं वो इस काम के लिए मोल्ड बोर्ड हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा हल लगा होता है जिसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। किसान भाई, प्याज फसल लगाने से 30 दिन पहले 250 वर्ग मीटर भूखंड की दर से खेत के चारों ओर मक्का फसल 2 पंक्तियों में लगा दें। इसके बाद मक्का फसल के घेरे के अंदर प्याज लगाएं। फसल में कीड़ों का प्रवेश रुक जाएगा। आज हम अपने कृषि विशेषज्ञ से जानेंगे सब्जी फसलों की खेती में ड्रिप इरिगेशन से होने वाले फायदों के बारे में। और चूंकि हमारे प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल बहुत ही कम है, मुश्किल से
10 से 10% क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पानी की कमी है तो किसान भाइयों, अगर हम टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है, टपकन सिंचाई विधि में फ़ायदा क्या है कि बूंद बूंद पानी का जो है इस्तेमाल हमारे पौधे कर लेते हैं और करीब 70 से 75% पानी की बचत भी हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि फल जब हम खुली नाली में पानी देते हैं, जो भी फल ज़मीन के संपर्क में आता है फल सड़ जाता है और खाने लायक नहीं रहता है। तो टपकन सिंचाई विधि में मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो हमारा एक फल भी ज़मीन पे नहीं छुएगा और सड़ेगा भी नहीं, और पानी की भी बचत होगी, आमदनी भी अच्छी होगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4400 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3100 रुपए से 3300 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7300 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9700 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3200 रुपए, आलू 900 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। हम आपके लिए आगे 2-3 जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि छोटा सा विराम ले लेना चाहिए। तो आइए लेते हैं छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जानते हैं केतकी भाजी, आज और अभी हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे और जिस विषय की जानकारी अपने किसान भाई बहनों को देंगे, वो ये है कि अपने झारखंड में जो खेत का बहुत बड़ा हिस्सा, माने पूरे झारखंड के बहुत बड़ा भूभाग जो है वो अम्लीय मिट्टी वाला है। और ख़ासकर जो जिन किसानों की ज़मीन अम्लीय मिट्टी वाली है, तो और वो अपने खेत में, उनको पता है कि हमारे खेत की मिट्टी अम्लीय है और वो दलहनी या तिलहनी फसल की खेती करना चाहते हैं, तो आप चूने का उपयोग ज़रूर करें। इससे क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, इस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से विस्तृत जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एसके सिंह। खास करके दलहनी और तिलहनी फसलों में चूना के प्रयोग से आपको क्या लाभ होता है?
तो इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह सर। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी हमारे किसान भाई चूना का प्रयोग करते हैं तो वो क्यों करें हम चूना का प्रयोग? देखिए, आज के परिस्थिति में अगर झारखंड की बात हम करते हैं और झारखंड की परिस्थिति और परिवेश के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ के अधिकतर मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी में बहुत सा पोषक तत्व जो है पौधों को उपलब्ध नहीं होता है अम्लीयता के चलते। तो इसके लिए हमें अपने खेतों में और ख़ासकर दलहनी और तेलहनी फसलों में चूना का प्रयोग करना चाहिए। चूना का प्रयोग करने अगर सिर्फ चूना का प्रयोग करते हैं दलहनी और तेलहनी फसलों में तो आपका उपज जो है 50 से लेकर 100% बढ़ जाएगी सिर्फ चूना डालने से। चूँकि यहाँ और लोहरदगा की बात अगर करते हैं तो यहाँ का 40% जो मिट्टी है वो अम्लीय है। इसलिए यहाँ के किसानों को, खासकर लोहरदगा के किसानों को, अपने खेतों में दलहनी और तेलहनी जो भी लगा रहे हैं फसल, जैसे चना लगा रहे हैं, मटर लगा रहे हैं, मसूर लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं, तो इसमें चूना का प्रयोग करना जरूरी है। सर, अब हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि वो अपने फसल के किन परिस्थितियों में चूना का प्रयोग करेंगे? देखिए, किसान भाई फसल बोने के पहले, चाहे वो खरीफ का मौसम हो या रबी का मौसम हो, बोने के पहले अपने खेतों में जो फसल लगा रहे हैं लाइन में अगर चूना का प्रयोग करते हैं तो चूना का मात्रा कम लगेगा। और अभी जो सीजन है, जो भी फसल लगा रहे हैं उसके पहले, लगाने के पूर्व अपने खेतों में लाइन में चूना का प्रयोग करें और चूना देने के बाद खाद डाल दें। खाद डालने के बाद मिट्टी को हल्का सा मिट्टी से चूना को तोप दें। इसके बाद उन खेतों में चूना देने के बाद उसमें बीज डालना शुरू करें। और जब हमारे किसान भाई विधि जान गए हैं तो वो ये जानना चाहेंगे कि किन मात्रा में वो चूना का प्रयोग करें। सर, जब वो अपनी दलहनी और तेलहनी फसलों का उपज कर रहे हैं तो किस मात्रा में चूना का प्रयोग करें? देखिए, खासकर चूना देने का विधि है। अगर आप छिटक करके दे रहे हैं, छिड़कौआ दे रहे हैं और पूरे खेत में दे रहे हैं तो चूना का मात्रा बहुत ज़्यादा लगेगा, जो किसान के लिए आर्थिक रूप से वहन करना सही नहीं होगा। इसलिए और उस विधि से, छिड़कौआ विधि से देने में 4 टन चूना का 1 हेक्टेयर में देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कतार में देते हैं, जिस कतार में बीज लगाना है उस कतार में अगर चूना का प्रयोग करते हैं तो चूना का मात्रा प्रति एकड़ 100 से 150 किलो, 1 से 1.5 क्विंटल किसान भाई अपनों खेतों में डालें। और उसके साथ ही संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग, खासकर दलहनी में यूरिया का कम मात्रा प्रयोग करें। पोटास का मात्रा अपने फसलों में ज़्यादा दे ताकि दाना पुष्ट हो और चमकीला हो और जिसका मार्केट वैल्यू भी मिले। तो इस तरह से चूना का प्रयोग फायदेमंद होगा। चूना का एक और ध्यान देना है कि जो पोषक तत्व आपके मिट्टी में है वो अम्लीयता के चलते उपलब्ध नहीं है। जैसे एक तो कैल्शियम आप मिट्टी में नहीं है, यहाँ की मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी है। इसके बाद जो फॉस्फेट है वो एक दूसरे तत्व के साथ बंध जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो टूटे और फसल जो है पोषक तत्व का पोषण के लिए ग्रहण करे, इसके लिए चूना देना जरूरी है। और सर, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि उनके फसलों को किस तरह का लाभ मिलता है जब वो चूना का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, अपने फसलों में करते हैं? किसान भाई एक तो अपने खेत में जब चूना का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में सुधार होता है, अम्लीयता घटती है और जो कैल्शियम जो चाहिए वो पौधों को मिलता है, फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे किसान भाई के दलहनी और तेलहनी फसलों का उपज में वृद्धि होता है। तो ये फायदा है सिर्फ चूना देने से। मेरा कहना यह है कि किसान भाई अगर चूना का प्रयोग
दलहनी और तिलहनी फसलों में करते हैं तो उनका उपज निश्चित रूप से 50% बढ़ेगा। अभी तक आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को ये कोई संदेश देना चाहेंगे या फिर किस तरह की ये चूना का चुनाव करें, किस प्रकार का चूना का चुनाव करें जो उन्हें ज़्यादा लाभ हो? देखिए, एक तो किसान भाई एकदम बुझा हुआ चूना जो जिसका मार्केट वैल्यू नहीं हो वैसे चूना का प्रयोग लाएं। अगर बाज़ार से चूना लाते हैं कली चूना तो उसको आप खुले में छोड़ दें। जब खुले में छोड़ेंगे तो हवा लग के वो भुरभुरा हो जाएगा। भुरभुरा होने के बाद उसको थोड़ा सा पिसाई कर दें और पिसाई करने के बाद चूना को प्रयोग अपने खेतों में मैं किसान भाई को एक संदेश देना चाहूँगा कि कतार में ही जिस कतार में बीज डाल रहे हैं उस कतार में चूना को डालें। अगर चूना उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई अपने खेतों में बेसिक स्लैग का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी मात्रा चूना से दुगना मतलब 2 से 2.5 क्विंटल बेसिक स्लैग उनको अपने खेतों में डालना पड़ेगा। उसी तरह और सा है जो पीएच मान को बढ़ाता है। तो किसान भाई जब खेत में चूना डालेंगे तो उससे उनका खेत का जो अम्लीयता है वो धीरे धीरे कम होगा और वहाँ पर और जैसे बोरोन की उपलब्धता है बढ़ जाएगी, मोलिब्डेनम की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो सभी फसलों में जो अभी किसान भाई अगर सब्जी भी लगा रहे हो, टमाटर लगा रहे हो जिसमें क्रैकिंग आ जाता है या काला धब्बा होता है तो चूना देने से ऐसे फसलों को लाभ होता है और वो जो टमाटर में काले रंग का धब्बा दिखाई देता वो दिखाई नहीं देगा। हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी चूना के बारे में। अगर आप चूना का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई जानकारी तो बहुत ही अच्छी थी और किसान भाई हमारे इस पे अमल करेंगे तो निश्चित ही उनको पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, हम लोग अक्सर कहते हैं कि अमल करेंगे जी, जबकि हम जानते हैं कि आप अमल करते हैं और कई दफ़ा हम जो आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले से ही होती है। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी को जोहार। जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो आज आप हमारे किसान भाई बहनों को किस चीज़ की जानकारी दिलवाने वाले हैं या कुछ और अलग करने वाले हैं? आज अलग ही है। अच्छा। हमारे किसान भाई रासायनिक खाद से खेती तो करते ही हैं, लेकिन जैविक खाद से खेती वो कैसे करें, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनगढ़ा प्रखंड के बद्री गांव के रहने वाले हैं हमारे सफल किसान हैं कृष्णा कुम्हार। अच्छा, वो बद्री गांव के जो अनगढ़ा के कृष्णा कुमार जी हैं जी, वो बताएंगे कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है, किस तरह हमारी चीज़ों का जो प्राकृतिक गुण है वो बरकरार रहता है, हमें इसकी खेती कैसे करनी चाहिए, उस पर विस्तृत जानकारी के लिए चलिए हम जानते हैं कृष्णा कुमार जी से। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जैविक खेती को अपनाए हुए प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार जी हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं और खेती को अपनाए हुए हैं वो, तो इससे उनको किस तरह से लाभ हो रहा है, उनके परिवार को लाभ हो रहा है, उनकी जीवन शैली कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। कृष्ण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। आपके परिवार में कौन कौन हैं, क्या वो सभी खेती में शामिल हैं?
ये हम आज 2 साल पहले से ऐसे हम लोग परिवार में तो हैं 12 परिवार, लेकिन सब कृषि से ही काम कर रहे थे पहले से। हम लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े हुए किसान थे, लेकिन पहले कर रहे थे रासायनिक का खेती। उसमें मेरा ज़मीन धीरे धीरे खराब होते जा रहा था। वो रासायनिक खेती में पहले आज़ाद आदा में ज़मीन अच्छा था और मैंने ढीला ढाला था, लेकिन जब रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े और हम लोग का परिवार जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए मार्केट में, बाज़ार में ये चीज़ डालने से, वे चीज़ डालने से ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। ऐसे सुनने पर हम लोग DAP, यूरिया, फास्फेट ये सब डालने के लिए शुरू किए। तो उपज तो अच्छा ही दिखाया, लेकिन ज़मीन में तो जो बहुत नुकसानी आया। काहे कि ज़मीन पहले मैंने ढीला ढाला था और जब से वो डालने शुरू किए यूरिया, DAP, फास्फेट ये सब, तब से ज़मीन कड़ा हो गया। तब फिर बाद में हम ऐसे सोचे कि साला ये सब में तो कड़ा हो गया, ऐसे फिर बाद में आदमी से ही हमको सुनने के लिए मिला कि यूरिया, DAP ज़मीन को कड़ा कर रहा है, ये कर रहा है। तो देख रहे हैं 1-2 साल से ज़मीन मेरा जो कड़ा था वो धीरे धीरे ढीला हो रहा है। ढीला होते होते अभी तो इस साल देख रहे हैं मेरा सब सब्जी, जैसे पीछे देख रहे हैं गोभी, ये भी यूरिया, DAP से ज़्यादा बढ़ोतरी में आ गया है, हम देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं मटर, ये इधर सरसों देख रहे हैं, सब अच्छा ऑर्गेनिक खेती का ही, हाँ ऑर्गेनिक का ही पैदावारी है और अच्छा देख रहा है, हरा भरा। जैसे सरकार के तरफ से हमको ये सीड प्रोडक्शन मिला, नर्सरी करने के लिए प्रोडक्शन मिला है। हाँ, तो जो आप खेती कर रहे हैं उनसे क्या आपका परिवार का खर्च जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है? पहले की अपेक्षा अधिक है या कम है? पहले का अपेक्षा से कुछ तो बढ़ोतरी हुआ है, इसीलिए तो मेरा परिवार चल रहा है, और नहीं तो फिर घटते जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा। और इसी में हम लोग जोड़ले हैं। रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर आपने रुख किया, आपको विभिन्न संस्थाओं से प्रशिक्षण भी मिला, सहायता भी मिली, उससे आपकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया? ये आर्थिक स्थिति में बदलाव तो आया है सर। पहले तो पेट ही पाल रहे थे, और लेकिन अभी जो ये ऑर्गेनिक खेती करके बढ़ोतरी जिसमें काफ़ी हुआ है और रोजगार बढ़ा है, तो बाल बच्चा को भी अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम लोग का परिवार में हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई में हम लोग का 8 लड़का हैं। 8 लड़का को हम लोग बाहर में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके खुद के बच्चे के बारे में अगर बात करें तो आपका बच्चा क्या कर रहा है? मेरा अपना बच्चा के लिए बात कर रहे हैं तो मेरा बच्चा के लिए बड़ा लड़का पढ़ रहे हैं ठाकुरगांव निलय कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और दूसरा लड़का गेतेल सूत शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं। उससे छोटा लड़का रामगढ़ हॉस्टल में ही रहते हैं। जी सर, यही खेती बाड़ी से हम सबको पूरा कर रहे हैं। कृष्णा जी, ये बताइए कि आप जब पहले खेती करते थे, रासायनिक खेती करते थे, अब आप जो है जैविक खेती करते हैं, तो इनमें फसल के उत्पादन में भी अंतर आया होगा। जी हाँ। तो ये अंतर किस तरह का है? हम जिस समय रासायनिक कर रहे थे उस समय साल में लगभग 1-1.5 लाख रुपया का आमदनी हो रहा था, लेकिन ये ऑर्गेनिक जब से शुरू किए हैं उस समय से फर्स्ट साल तो कम हुआ, उसके बाद दूसरा साल मैंने ये साल जब अगला साल जो किए थे उस समय थोड़ा कम आया था, लेकिन इस साल इतना आया कि इतना ही करीब 1 एकड़ ज़मीन में हमको 1.5 महीना में 3 लाख रुपए कमाए थे। वो भी धनिया पत्ता में कमाए थे 1.5 महीना में।
आपसे बात करें कि आप जो अपने यहाँ के उत्पाद हैं, जो आपका उत्पादन होता है, जो सब्जियों का है या अन्य सभी चीज़ों का है, वो आप उसका बाजार कहाँ है? आप रांची में ही बेचते हैं, अपने आसपास बेचते हैं या राज्य के बाहर भी बेचते हैं? ये जो सब्जी देख रहे हैं, जब काम निकलता है तो यहाँ देहात का बाजार में भी बेचते हैं। इससे उससे ज़्यादा जब बढ़ जाता है, देहात के बाजार से ऊपर हो जाता है, नहीं बिकता है इधर, सेलिंग कम हो जाए, मैंने सब्जी उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो रांची में भेजते हैं। रांची से भी वो ओवर हो जाता है तब बाहर भेजना शुरू कर देते हैं। अपनी सब्जियों को राज्य से बाहर? हाँ, राज्य से बाहर बेचते हैं, जैसे कलकत्ता हुआ, खड़गपुर हुआ, टाटा हुआ, इधर दिल्ली हुआ। जी, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जो किसान इस तरह की पद्धति से नहीं जुड़े हैं, जैविक खेती से नहीं जुड़े हैं, अभी भी वो पुरानी तरह से पारंपरिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक उत्पादों का यूज़ कर रहे हैं, उनको उपयोग कर रहे हैं, वैसे किसानों को आप क्या कहेंगे इस पद्धति से जुड़ने के लिए? सर, उस किसान को हम सलाह देते हैं अच्छा से कि देखिए ऑर्गेनिक कीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए, और जो हमको बाजार दिखा रहे हैं, बाजार का व्यवस्था कर रहे हैं, उस तरह से आप लोग को भी उन लोग करेंगे, उन लोग को ऐसे बताते हैं तो उन लोग ठीक है, हम लोग भी करेंगे, ऐसे बोलते हैं, और कुछ आदमी तो कर ही रहे हैं। ये थे कृष्णा कुमार जी, जो कि जैविक खेती के फायदे बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि पूर्व में जब ये खेती करते थे तब की आमदनी कैसी थी, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, आज कैसी है। आज ये अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवा रहे हैं, उन्हें एक बेहतर भविष्य दे रहे हैं इस पद्धति को अपनाकर। तो कृष्ण कुमार जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमसे बात करने के लिए। वाकई आज तो शिव कुमार जी ने सफल किसान से मुलाकात आपने करवाया, और हमारे कृष्णा जी की सफलता का राज जानने को मिला। और सफलता का राज क्या है? जैविक खेती। क्या लाजवाब लेकिन है। किसान भाई बहनों, हमारे कृष्णा जी किस तरीके से इन्होंने सफलता अर्जित किया है, वो भी जैविक खेती के बूते। आप भी प्रेरणा के रूप में इसे अपनाएं और सफल खेती की दिशा में 4 कदम आगे बढ़ाएं। यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभेच्छा है। और हमें लगता है कि अब आज के अंक का समय शेष हो, उससे पहले आप कागज कलम उठाएं, लिखें हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत अवश्य लिखिएगा। आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। इसी के साथ शिव कुमार जी, मंगरा भाई, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।